हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 10 से 15 प्रश्न का ये वेटेज रहता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, कठिन नहीं होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो यही दिमाग में ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादा समय ये कंज्यूम करते हैं, है ना। तो चलिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछे जा सकते हैं वो हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला पर्यवेक्षक को पता चलता है कि कई गर्भवती महिलाएं नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आ रही हैं। जांच करने पर उसे पता चलता है कि महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो नहीं आ रही हैं और परिवारों के पुरुष सदस्य उनको आने की अनुमति नहीं देते हैं। अब आप क्या करोगी? एक महिला पर्यवेक्षक हो तो अब आप इस स्थिति से कैसे निपटोगे? इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं होते, इनको केस स्टडी बोला जाता है। अगर मेंस के, अगर हम एमपीपीएससी वाले जो बच्चे हैं, अगर उनके वर्ड्स में देखें तो ये केस स्टडी होती है, या जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं केस। क्योंकि अगर आप एक बोले तो तहसीलदार हैं और आपके क्षेत्र में ऐसा केस आता है, या आप अगर कलेक्टर हैं तो आपके क्षेत्र में ऐसा केस आता है, वही कन्वर्ट करके महिला पर्यवेक्षक का आपको दे रहे हैं। तो अब महिला पर्यवेक्षक ऐसा क्या क्या करेगी कि महिलाएं हैं नहीं आ पा रही हैं। तो सबसे पहले महिला पर्यवेक्षक को समुदाय के पुरुष सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहिए, सबसे पहला काम। अब आपसे पूछेंगे वहाँ पे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही महिला को नहीं आने दे रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुरुष सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, परिवहन की व्यवस्था करने के लिए सरकार को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जो स्थानीय स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह को हम एसएचजी बोलते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। और किसको बोलेंगे? गैर सरकारी संगठनों। अब परिवहन की सुविधा सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार वो चीज़ उपलब्ध कराती है जो पहले से ही नियम बनाए गए हैं कि इसके लिए इस क्राइटेरिया पे सरकार पैसे उपलब्ध कराएगी। लेकिन अगर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है, आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाएं पहुंच सकें, तो उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? स्वयं सहायता समूह की और गैर सरकारी संगठनों की। आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन कि अगर महिला को परिवहन की व्यवस्था करनी है तो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक किसकी मदद लेगी? राज्य सरकार की सहायता, केंद्र सरकार की सहायता, एनजीओ की सहायता, स्वयं सहायता समूह की सहायता। तो याद रखना है, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों की मदद से उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करेगी ताकि महिला आंगनवाड़ी केंद्र तक आ पाए। वह मोबाइल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने या गर्भवती महिलाओं के घर में जाकर सेवाएं प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है। मोबाइल आंगनवाड़ी केंद्र क्या होता है? मोबाइल मतलब चलित आंगनवाड़ी केंद्र। चलित आंगनवाड़ी केंद्र मतलब होता है गाड़ी में ही आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। मोबाइल का मतलब यहाँ वो हाथों में पकड़ने वाला मोबाइल नहीं है, यहाँ मोबाइल का मतलब है चलित आंगनवाड़ी केंद्र है। अगला है, एक शहरी झुग्गी बस्ती है, उसमें एक महिला पर्यवेक्षक को पता चलता है कि कई बच्चे कुपोषित हैं। जांच करने पर पता चलता है कि परिवारों के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है और वे स्वच्छ पानी का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महिला पर्यवेक्षक क्या करेगी? ठीक है, तो महिला पर्यवेक्षक सबसे पहले उसको पता चलता है, तो आपका मेन जो क्वेश्चन बनता है ना, सबसे पहले क्या करेगा? तो महिला पर्यवेक्षक सबसे पहले परिवारों को पोषण और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करेगी कि जब तक तुम स्वच्छ नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अस्वच्छ रहोगे तो तुमको रोग ग्रसित करेंगे, मच्छर मक्खी पनपेंगे, तुमको बीमारियां लगेंगी, तुमको फिर एडजस्ट नहीं होगा ना। तो इसलिए सबसे पहले स्वच्छता के बारे में बताएगी। फिर उसके बाद वो बताएगी कि तुमको खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाओं क्या भी लाभ मिल सकता है, जिससे तुम्हें खाद्य सुरक्षा जो है, खाद्यान्न जो है, अगर तुम्हारे पास खाद्यान्न नहीं है तो बहुत कम दर पे खाद्य उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में बता सकती, क्योंकि ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है वो आंगनवाड़ियों से ही जुड़ा हुआ है, आईसीडीएस से ही जुड़ा हुआ है, जो देश की 67% आबादी को कम करता है। इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी कवर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वो लोगों को जानकारी दे सकती है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तुमको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। वह स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए स्थानीय अधिकारियों से बात कर सकती है महिला पर्यवेक्षक कि लोगों के यहाँ स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है,
तो वो किससे बात कर सकती है? स्थानीय अधिकारियों से। अब यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है तो पर्यवेक्षक क्या करेगी, किससे बात करेगी? तो किससे बात करेगी? वो स्थानीय अधिकारी। वहाँ पे पूछा जा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, मतलब स्वयं सहायता समूह से, एनजीओ से, राज्य सरकार से या स्थानीय अधिकारियों से। तो इस पानी की जो आपूर्ति का जो कार्य वो रहता है, कंट्रोल रहता है, वो अधिकारियों के ऊपर रहता है। तो किससे बात करेगी? स्थानीय अधिकारियों से। अगला क्वेश्चन है, एक जिले में एक महिला पर्यवेक्षक को पता चलता है कि बाल विवाह की दर बहुत ज़्यादा अधिक है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि परिवार को लगता है कि उनकी बेटियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है, बाल विवाह। महिला पर्यवेक्षक इस स्थिति से कैसे निपटेगी? महिला पर्यवेक्षक को सबसे पहले परिवार को बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना होगा। मतलब परिवार को बताना होगा कि बाल विवाह कितना ज़्यादा हानिकारक है, बाल विवाह के कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं, ये महिला पर्यवेक्षक को बताना होगा। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जागरूकता अभियान भी वो चला सकती है। मतलब लड़कियों की शिक्षा देने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए वो उसके पास क्या अधिकार होता है कि वो जागरूकता अभियान चला सकती है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा के रखना। बाल विवाह को रोकने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मदद भी ले सकती है। ये भी पूछ सकते हैं कि पर्यवेक्षक जो है बाल विवाह को रोकने स्थानीय अधिकारों, गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर सकती है क्या, या बाल विवाह को रोकने वो किसके साथ मिल सकती है? राज्य सरकार आ जाएगा, डिप्टी कलेक्टर आ जाएगा, वहाँ का तहसीलदार आ जाएगा। तो याद रखना है कि पर्यवेक्षक के जो जितने भी काम होते हैं, अगर उसको अतिरिक्त करना है, जो उसके आंगनवाड़ी के गवर्नमेंट के अलावा उसको कोई काम करना है, तो उसको या तो स्थानीय अधिकारियों की मदद लेनी पड़ेगी या गैर सरकारी संगठनों की मदद लेनी पड़ेगी। अगला है, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही ढंग से काम ना करने पर निम्न कदम उठा सकती है। मतलब पर्यवेक्षक है, वो देखती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले तो समझेगी कि समस्या क्या है, क्यों कार्यकर्ता सही से काम नहीं कर रही है। गड़बड़ी की पहचान करेगी। गड़बड़ी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि समय पर आंगनवाड़ी केंद्र ना खोलना, ये भी एक गड़बड़ी है। बच्चों को सही तरीके से पोषण ना देना, ये भी गड़बड़ी है। रिकॉर्ड ठीक से तरीके से ना रखना, ये भी गड़बड़ी है। इसके बाद वो क्या करेगी? महिला पर्यवेक्षक को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात करेगी। महिला पर्यवेक्षक क्या करेगी? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात करेगी, उसकी गलती के बारे में बताएगी और उसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए मार्गदर्शन देगी और अतिरिक्त प्रशिक्षण भी देगी। फिर भी अगर नहीं मानती है और कोई सुधार नहीं होता है तो महिला उसको रिटर्न चेतावनी देती है। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कि यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला पर्यवेक्षक के दिए दिशा निर्देश को नहीं मानती है तो पर्यवेक्षक क्या कर सकती है? थाने में जाके शिकायत कर सकती है, लिखित चेतावनी दे सकती है, राज्य सरकार से शिकायत कर सकती है, उपरोक्त सभी कर सकती है। ऐसा आ जाएगा तो आपको याद रखना है क्या कर सकती है? लिखित चेतावनी दे सकती है। फिर है अगला, अनुशासनात्मक कार्रवाई। यदि लिखित चेतावनी के बाद भी अगर कार्यकर्ता के काम में सुधार नहीं होता है तो महिला पर्यवेक्षक अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकती है और उसकी जो कार्यकर्ता है उसकी बर्खास्तगी की बात कर सकती है। तो ये कब होगी? लिखित चेतावनी के बाद। लिखित चेतावनी के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आपसे कहेंगे कि यदि महिला पर्यवेक्षक किसी कार्यकर्ता को लिखित चेतावनी देती है और फिर भी कार्यकर्ता जो है नहीं मानती है, उसकी स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो क्या कर सकती है? अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। अगला है रिकॉर्ड रखना। महिला पर्यवेक्षक को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हुई सभी बातचीत और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये रिकॉर्ड भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोगी हो सकता है। याद रखना, कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक को कार्यकर्ता के साथ जो भी बात हुई हो उसको कैसे करके रखना चाहिए? रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये। अब है, महिला पर्यवेक्षक जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कौन कौन से कार्य सौंप सकती है। सबसे पहले बच्चों का पोषण, ये सभी लोग को पता ही है कि बच्चे की सही देखभाल हो। गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण करने की बोल सकती है। स्वास्थ्य जांच बच्चों की हो, नियमित रूप से उनके रिकॉर्ड रखने का बोल सकती है। समुदाय के साथ संपर्क, समुदाय के लोगों के जिस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र होता है वहाँ के आसपास के लोगों के साथ संपर्क बनाने का कह सकती है और स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक करने का बोल सकती है। स्कूल पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्र में जाने वाले बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी वो दे सकती है। यदि आंगनवाड़ी में कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, क्या होता है?
आंगनवाड़ी में कोई बच्चा यदि बेहोश हो जाता है तो कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? बच्चे की जान बचाना है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? बच्चे की जान बचाना है। उन्हें तुरंत निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। यदि कोई आंगनवाड़ी में कोई बच्चे को बेहोश हो जाता है, ये अभी कल परसों ही पूछा गया था, तो सबसे पहले क्या होंगे? प्राथमिक उपचार सबसे पहले पूछा जाता है। सबसे पहले अब तुरंत तो अपन हॉस्पिटल ले नहीं जा सकते, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आने में समय लगता है, या बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाएंगे तो समय लगेगा। तो सबसे पहले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। बच्चे को किसी शांत और सुरक्षित स्थान पर, ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ उसको हवा मिल सके। उसकी सांस की जाँच करेंगे। यदि उसकी सांस की सही जाँच नहीं ले रही है तो उसको CPR देंगे। यदि बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो उसको CPR का प्रशिक्षण देंगे और तुरंत CPR शुरू करेंगे। और बच्चों को जो कृत्रिम हम सांस देते हैं, यदि बच्चा सांस ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है तो उसको CPR देंगे, और सांस ले रहा है तो उसे आरामदायक स्थिति में रखेंगे और उसकी तरफ मोड़ देंगे, ताकि यदि वह उल्टी करता है तो वह उस सांस ना ले। ठीक है। शरीर को उसके ढीला रखेंगे। बच्चे के शरीर पर यदि तंग कपड़े हैं तो उन्हें ढीला कर देंगे। बच्चे को गर्म रखेंगे ताकि उसे ठंड ना लगे। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बच्चे के साथ तब तक रहेंगे जब तक कि चिकित्सा सहायता ना आ जाए। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को कॉल करेंगे। तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को कॉल करके बच्चे की स्थिति के बारे में बताएंगे। बच्चे के माता पिता को भी सूचित करेंगे। ठीक है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बेहोश हो गया है तो वो तुरंत उस चीज़ से घबराए ना, उनका उस चीज़ से वो प्रशिक्षित होना चाहिए। अगला है, यदि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक यह देखती है कि उसके क्षेत्र में बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार है तो वो सबसे पहले क्या कदम उठाएगी? सबसे पहले तुरंत स्थिति का आकलन करेगी। तुरंत स्थिति का आकलन करेगी। जो स्थिति होगी उसका तुरंत आकलन करेगी। तुरंत प्रभावित बच्चों की संख्या, उनकी स्थिति और गंभीरता और कुपोषण के संभावित कारणों का आकलन करेगी। वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बच्चों के वजन, ऊंचाई और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच करेगी। उच्च अधिकारियों को सूचित करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी। और उनको अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो उसकी जो पर्यवेक्षक से भी जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस गंभीरता से अवगत कराएगी। चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करेगी। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में भेजने की व्यवस्था करेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देगी कि वो पोषण और पे विशेष ध्यान रखें। अपने क्षेत्र में जो सरकारी योजना है उनको जागरूक करें। समुदाय को जागरूक करें। कुपोषण के कारणों को बताएं समुदाय में कि कुपोषण कैसे होता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करें। उनको एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मतलब ये सुनिश्चित करें कि ये जो 2 योजनाएं हैं जो हर गांव में चल रही हैं NRHM के तहत और एकीकृत बाल विकास के तहत, ये सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर किसी व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है गांव में, गर्भवती महिला को, बच्चों का, तो वो सारा रिकॉर्ड रखें और जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस चीज़ के बारे में जागरूक करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक को अपने आंगनवाड़ी क्षेत्रों में कुछ अधिकार नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर नहीं होते हैं तो क्या अधिकार नहीं होते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक या कार्यकर्ता कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती है। कोई भी कानूनी कार्यवाही वो उसके पास कोई आधिपत्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई कानूनी मतलब कानूनी कार्यवाही करे। वित्तीय निर्णय लेने का उसे अधिकार नहीं है। उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो अब जो भी आंगनवाड़ी में सामान आया हो उसका जो पैसा आया हो वो अपने यूज़ में ले ले या किसी दूसरे को, एक्स्ट्रा व्यक्ति को कुछ दे दे। उसके आधिपत्य में ये कुछ नहीं होता। उसे सरकार के बजट के अनुसार ही काम करना रहता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार भी उसके पास नहीं होता। यदि कार्यकर्ता बात नहीं मानती तो उच्च अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है, तो उसके पास अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी अधिकार नहीं होता। व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग भी नहीं कर सकती है। सरकारी संसाधनों का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करने का उसका अधिकार नहीं है। उन्हें अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव करने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, ये और सरकार के नियमों के अनुसार ही उनको काम करना होगा। कारण क्या है? क्योंकि वो सरकार के सेवक हैं, है ना, सरकार के नौकर हैं। सरकार जो कहेगा ना उनको वही करना पड़ेगा, वो कुछ अपने से नहीं कर सकते हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किन सरकारी योजनाओं की प्रॉपर जानकारी होना चाहिए? सबसे मेन तो जिसमें वो काम कर रही हैं, ICDS, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इनसे संबंधित जो भी हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आंगनवाड़ी में केंद्र में रिकॉर्ड कैसे किसका रखा जाता है? लाभार्थियों का नाम, उम्र, वजन, टीकाकरण, ये रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण रोकने के लिए कई तरह के कार्य करती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख कार्य क्या हैं? देखो, सबसे पहली मेरी बात ध्यान से सुनो। आंगनवाड़ी में पर्यवेक्षक में अगर नंबर आ रहे हैं अच्छे तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो पर्यवेक्षक से भी ऊपर पोस्ट की सोचो, महिला बाल विकास अधिकारी की सोचो, जो कि MPPSC से सिलेक्ट होते हैं। केवल पर्यवेक्षक ही क्यों, एक पर्यवेक्षक में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 6 लाख में आप फॉर्म भर रहे हैं, जबकि MPPSC से जो बड़ी बड़ी अधिकारी की पोस्ट निकलती है, उन पर्यवेक्षक के अधिकारी के भी अधिकारी आप बन जाओगे, है ना, परियोजना अधिकारी बन जाओगे जो आंगनवाड़ियों में रहते हैं। तो आप वो बनो ना MPPSC से। MPPSC से कितने लोग फॉर्म भरते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख 2 लाख हर बार कम ही हो रहे हैं। उसमें पार्टिसिपेट करो ना आप, और जितनी आपने सुपरवाइज़र में मेहनत करी है उतनी अगर आप MPPSC में कर लोगे तो आप MPPSC सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अगला बताने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है, स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आरंभ के 100 लोगों को 1999, उसके बाद इसका चार्ज 4,999 हो जाएगा। कुछ सिलेक्टेड जो मेरे स्टूडेंट हैं और मेरा ही कोर्स पढ़ते हैं, मुझसे ही पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए ही ये डिस्काउंट रखा गया है। जो भी लोग 100 में शामिल होना चाहते हैं हो जाओ। एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली जैसे ही 100 लोग पूरे होंगे चार्ज इसका 4,999 हो जाएगा। बहुत शानदार वैकेंसी है, एक अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। एक आप अधिकारी बन जाओगे जो खाद्य की जांच करते हैं, एक बहुत अच्छी सैलरी है, एक बहुत अच्छी डिग्निटी है, एक अधिकारी के रूप में आप पेश होगे, एक जो जीवन का मकसद है वो आप इससे पूरा कर पाओगे। इसकी तैयारी का जिम्मा मेरा है, मैं आपको बहुत शानदार तैयारी कराऊंगी, ट्रिक द्वारा हर टॉपिक याद कराऊंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे किन्हीं की उम्र ज़्यादा हो गई, ये नहीं पढ़ पाते, तो मैं ट्रिक द्वारा याद कराऊंगी। लड़की इसमें 45 साल तक और लड़के इसमें 40 साल तक के भाव मतलब पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, जिन्होंने BSc किया हो मैथमेटिक्स से, बायो से, किसी से भी जिसमें एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री रहा हो, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिसने MPPSC किया हो, MPPSC बोल रही हूँ, जिसने एग्रीकल्चर से किया हो, जिसने फूड एंड न्यूट्रिशन से किया हो, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से BSc या MSc किया हो, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने ये किया हो सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। भरिएगा ज़रूर, 28 तारीख से कल या परसों में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सारे लोग ज़रूर भर देना, बहुत शानदार वैकेंसी है। और मैं क्या देने वाली हूँ इसमें, हस्तलिखित में नोट्स देने वाली हूँ, E-बुक देने वाली हूँ, रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो, ट्रिक के साथ वीडियो तैयार करवाऊंगी। संपूर्ण सिलेबस पार्ट A और B में कवर रहेगा, तो सब पूरा पार्ट करवाऊंगी। टेस्ट लिए जाएंगे वीकली, करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज MCQ करवाए जाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिया जाएगा। पूरी सरल तरीके से तैयारी होगी, जल्दी से अपना एनरोलमेंट करा लो, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा आबकारी का बैच है, ये भी आरंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। शुरू के ही केवल 50 स्टूडेंट को 499 चार्ज है। ये भी ट्रिकी बैच के नाम से आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, उस एप्लीकेशन पर आपको हमारे ये सारे कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे। जिसको भी आबकारी का सिलेक्शन 100% लेना है, तैयारी शानदार करनी है, ट्रिक द्वारा टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत शानदार तरीके से साइंस, GK, करंट, भारत का GK, ये सारा कुछ पढ़ना हो, PYQ करना है, सब कुछ हम यहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स का बैच है। अभी जैसे मैंने बताया कि अधिकारी बनने का सोचो तो अभी से ही इसकी तैयारी करो। 8 महीने का कोर्स है, दिसंबर या जनवरी में इसका भी एग्ज़ाम होगा FSO के साथ। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, क्लासेस 25 अप्रैल से आरंभ होगी। आरंभ के 100 स्टूडेंट को ही 1999 है, उसके बाद इसका चार्ज 4,999 हो जाएगा। जो भी लोग ये ट्रिकी बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एप्लीकेशन पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना लॉगिन करना है और कोर्स पे जाकर वाई कर लेना है। अभी डिस्काउंट ऑफर ही चल रहा है, जैसे ही 100 लोग होंगे रेट बढ़ जाएगा। टॉपिक वाइज MCQ, वीकली करंट अफेयर्स, टेस्ट,
थ्योरी, ट्रिक वीडियो, हर टॉपिक जैसे आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, संविधान संशोधन है, सब कुछ हम ट्रिक द्वारा यहाँ पे करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण को रोकने कई तरह के कार्य करती है। कुछ कार्य कैसे हैं? सबसे पहले वो पोषण संबंधी जागरूकता फैलाती है, माताओं और परिवारों को इसके बारे में शिक्षित करती है, स्तनपान के महत्व बताती है, पूरक आहार का महत्व बताती है, समुदाय में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाती है। अगर आपसे पूछ सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करती है, व्यक्तिगत जानकारी फैलाती है, सामुदायिक फैलाती है, तो याद रखना सामुदायिक फैलाती है। पोषण सेवाएं प्रदान करती है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण देती है, गर्भवती और स्तनपान करने वाली को पोषण करती है, बच्चों के विकास की निगरानी रखती है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रदान करती है? टीकाकरण करती है, समय समय पर जांच करती है, वजन करती है, वजन चेक करती है हर महीने में जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और हर तिमाही में जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं। समुदाय को संगठित करती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है समुदाय को संगठित करती है, उन्हें कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल करती है। ये सामुदायिक बैठकों का आयोजन करती हैं और परिवार को पोषण संबंधी सलाह भी देती है। फ्रेंड्स, इसकी PDF मैं हमारी एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन है GK विद आकांक्षा शर्मा, कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूंगी। GK विद आकांक्षा शर्मा वाले पे करना, GK विद आकांक्षा वाले पे मत करना, वो पुरानी एप्लीकेशन है, उस पर कुछ भी नहीं है। GK विद आकांक्षा शर्मा पे कीजिएगा। आपसे पूछेंगे कार्यकर्ता किस प्रकार की बैठक लेती है, व्यक्तिगत या सामुदायिक? तो सामुदायिक बैठक लेती है। स्थानीय नेता और अधिकारों के साथ मिलकर कुपोषण को रोकने के लिए काम करती है। अगला है, यदि आंगनवाड़ी में किसी गर्भवती महिला का रक्तचाप बढ़ जाता है तो कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक को कौन से प्राथमिक उपचार करने चाहिए? तो सबसे पहले तुरंत स्थिति का आकलन करें, सबसे पहले महिला को देखें, सबसे पहले उसका क्या नाप है, BP चेक करें कि क्या BP हो रहा है, फिर उसकी लक्षणों की जांच करें, कहीं सिर दर्द तो नहीं हो रहा, चक्कर आ रहा है, धुंधली दृष्टि या सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो रही, ये सब हो रहा है तो महिला को शांत करें, आरामदायक वातावरण में ले जाएं, उसे आराम करने की कहें, गहरी सांस लेने को बोलें, महिला को बिठाएं या लेटाएं। पानी नहीं देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखना। BP अगर हाई हो तो पानी उसको तब नहीं देना चाहिए। पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर लेटा देना चाहिए, ढीले कपड़े कर देना चाहिए या पहना देना चाहिए, ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाना चाहिए, और अगर बढ़ा हुआ रक्तचाप है तो गंभीरता से लेकर डॉक्टर के पास उसको पहुंचा देना चाहिए। हाँ, ये क्या है, मैंने गर्भवती महिलाओं के विटामिन के लिखे, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि अधिक विटामिन से क्या हो जाता है, तो यही मैंने किया है। विटामिन A का अधिक सेवन अगर कर लेंगे तो लीवर को नुकसान पहुंचता है और गर्भपात हो जाता है। ठीक है, लीवर को नुकसान पहुंचेगा और गर्भपात हो जाएगा। विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 का अधिक सेवन करोगे तो खुजली हो जाती है, हृदय रोग हो जाता है, चक्कर आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है। ठीक है, विटामिन B12 अगर अधिक कर लोगे तो ये चीज़ खुजली होती है। आपसे पूछेंगे किस विटामिन की अधिकता से खुजली हो जाती है, तो विटामिन B12 की अधिकता से। विटामिन C अधिक ले लोगे तो लूज मोशन होंगे, है ना, पेट में ऐंठन होगी, गुर्दे की पथरी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। विटामिन C अगर अधिक ले लोगे, विटामिन C की कमी से क्या हो जाता है, इसकरी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। सामान्य जो महिला है उसको 65 मिलीग्राम और गर्भवती महिला को 80 मिलीग्राम विटामिन C चाहिए है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन D की। अगर विटामिन D अधिक ले लिया तो कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा, इससे पथरी तो हो ही जाएगी, मतली, उल्टी और कमजोरी भी हो सकती है। विटामिन E का अगर अधिक सेवन ले लिया तो अधिक सेवन से रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ जाता है, ज़्यादा रक्तस्राव होने लगता है। विटामिन K क्या करता है कि आंत में रहने वाले स्वस्थ जो बैक्टीरिया की मदद से अपने आप भी विटामिन K बना सकता है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा लेना मतलब खतरनाक होता है। तो ये आंतों में क्योंकि अपने आप बनता है, अब अगर विटामिन K जो होता है अपने आप बनता है, जो K2 विटामिन होता है, लेकिन अगर इसको ऊपर से और ले लोगे तो ये खतरनाक हो जाएगा शरीर के लिए। गर्भावस्था के दौरान कोई भी विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। संतुलित अनाज खाना चाहिए, आहार खाना चाहिए, फल सब्जियां और साबुत अनाज लेना चाहिए। साबुत अनाज में विटामिन B जो होता है कॉम्प्लेक्स, उसमें सब में साबुत अनाज होते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा स्थिति खराब हो तो 108 पे कॉल कर देना चाहिए, नज़दीकी अस्पताल में संपर्क कर लेना चाहिए। यदि कार्यकर्ता बेहोश हो गई है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सुरक्षित आरामदायक जगह पे लिटाएंगे, सांस की जांच करेंगे, CPR चेक करेंगे जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं।
अगर कार्यकर्ता को सीने में दर्द हो रहा है तो उसको शांत रखेंगे, कपड़ा ढीला करेंगे, हवादार जगह पर ले जाएंगे, ज़्यादा स्थिति खराब है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुरंत आपातकालीन चिकित्सा में तुरंत आपातकालीन फ़ोन करेंगे। इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, तो एक बार खुद से भी पढ़ लेना पीडीएफ को। जो मेरे को लग रहा है जो आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं बता देती हूँ। अगला है गंभीर कुपोषण के इलाज के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या कार्य कर सकती है। सबसे पहले होता है काम पहचान। आपसे पूछेंगे गंभीर कुपोषण की स्थिति में सबसे पहले एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करेगी, तो पहचान करेगी। यह करेगी, पहचान करेगी गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे का, उसकी वजन और ऊंचाई की निगरानी रखेगी, कुपोषण के लक्षणों की जांच करेगी। पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग कर सकती है, 2021 में आया था, उससे भी याद कर सकती है। इसके अलावा वो जो गंभीर कुपोषण वाली स्थिति में बच्चे को रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक जो फूड होता है, जिसको हम RUTF बोलते हैं, RUTF का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पूछ सकते हैं, रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। और इसके अलावा माताओं को बच्चों को उचित पोषण देने के बारे में शिक्षित भी कर सकती है। ये RUTF का फुल फॉर्म याद करें। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक मोटिवेशनल अच्छी मतलब आपको एक आग लगाने वाले मोटिवेशनल थॉट मिलते जाएंगे वहाँ पर, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा 1957 पर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आपको मेरा वहाँ पे पिक मिल जाएगा, वहाँ पे उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में हो या ना हो ये सोच के एग्ज़ाम मत देना, बट ये देना कि हमने अपना 100% दे दिया है, अब हमें एग्ज़ाम देना है। होना या ना होना वो अब ईश्वर के हाथ में है। आपका काम था, अगर तब आपको चिंता थी कि अगर आपने मेहनत नहीं करी होती। जिन लोगों ने मेहनत की है, अब उसके बारे में, परिणाम के बारे में मत सोचिए, वो आपका अब लक डिसाइड करेगा कि आपका होना है या नहीं होना है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और भगवान ने किसी न किसी मतलब किसी भी व्यक्ति को नीचे भेजने का कोई ना कोई उद्देश्य भगवान का रहता है, और आप लोगों का भी उद्देश्य जो होगा वो आप लोग ज़रूर पूरा कर पाएंगे। किसी एक चीज़ के पीछे परेशान ना हो, उसी चीज़ का टेंशन मत लो। जो लड़कियां पेपर दे के आई हैं मुझे मैसेज करती है, मैम मेरा पक्के में हो जाएगा, मेरा नहीं होगा क्या, मुझे बता दो, मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं, या मेरी पापा ऐसे बोल रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है, मेरा बेटा बेटी ऐसे बोल रही है। तो किसी की चिंता क्यों ही करना है। मेहनत तुमने की है, तुम अपने ऊपर देखो, तुमने मेहनत की है तो तुम ये सोचो कि आगे अब क्या करना है अगर कम नंबर आए हैं तो। और अभी भी मैं बोलूँगी कि अभी हम कोई कट ऑफ का डिसाइड नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या होगा, अभी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। कितने में कोई भी आ जाए, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है कट ऑफ का। अगर आप वीडियो देखोगे कहीं पे भी तो आप बेवकूफ़ कहलाओगे। मैं अपने स्टेटस पे नहीं लगाती हूँ मेरे बच्चों के स्टेटस, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चे दुखी ना हो जाएं। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि कट ऑफ क्या होगा। मैं बताऊँ ना, कोई भी नहीं जानता है कट ऑफ क्या होगा। चलो, स्वास्थ्य सेवाएं क्या देती है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सबसे मेन होता है नियमित टीकाकरण देना, स्वास्थ्य की निगरानी रखना। हर दूसरे तीसरे दिन मंगलवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य की जांच होती है, उसका टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, माताओं को स्तनपान के महत्व, सफाई के महत्व के बारे में बताना, सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, ये करना चाहिए। आंगनवाड़ी में यदि वैक्सीन की कमी हो जाती है तो क्या करना चाहिए, तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। सबसे पहले कार्यकर्ता को अपने पर्यवेक्षक और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को वैक्सीन की कमी के बारे में बताना चाहिए। कार्यकर्ता बताएगी पर्यवेक्षक को, पर्यवेक्षक बताएगा जो उच्च अधिकारी को। जो आप उच्च अधिकारी बनने का सोच रहे हैं, जरूर पर्यवेक्षक में नहीं हुआ कोई बात नहीं है, ये सोचो कि हम उससे भी ऊपर पहुंचेंगे, हम पर्यवेक्षक से भी ऊपर वाला पोस्ट लेंगे ना। जब हम पर्यवेक्षक में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम ये इसका अपर पोस्ट भी हम ले सकते हैं। हुआ मत बनाओ MPPS, और MPPSC कैसे करेंगे, कोचिंग में ही जाके होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना कोचिंग के भी अगर कोई अपना लक्ष्य बना लेना तो एग्ज़ाम निकल सकता है। नहीं, कोचिंगों में तो लाखों लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या लाखों लोगों का सिलेक्शन हो ही जाता है क्या जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं। खुद के ऊपर विश्वास रख के पढ़ाई करना चाहिए, वो सिलेक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, फिर ये भी पता लगाना चाहिए कितने बच्चों को टीका बाकी रह गया। अगर किसी बच्चे का टीका बाकी रह गया तो उसके घर पे भी जाकर जो है वैक्सीन उपलब्ध करवाना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए, या उसको बुलवा लेना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के बीच संचार में कई बाधाएं आ सकती हैं, जिससे नेतृत्व प्रभावित हो सकता है। देखो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कुछ बोल रही है,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझ नहीं पा रही है, तो क्या अंतर हो सकता है कि पर्यवेक्षक इंग्लिश में बात कर रही हो, कार्यकर्ता इंग्लिश समझ नहीं पाती हो, भाषा का अंतर हो गया हो सकता है कार्यकर्ता दूसरी संस्कृति से हो, पर्यवेक्षक दूसरे संस्कृति से हो, तो वो उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, पृष्ठभूमि से भी अंतर आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी की कमी, पर्यवेक्षक को अपनी बात किसी से कार्यकर्ता तक पहुंचाना, लेकिन उतनी सूचना क्षमता नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, जिससे संवाद में कठिनाई आती। तो पूछ सकते हैं कि क्या इनमें से कौन सी कमी जो है वो पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता के बीच संचार में बाधा उत्पन्न करती है। तो प्रौद्योगिकी की कमी भी हो सकती है। विश्वास की कमी, यदि कार्यकर्ता पर्यवेक्षक पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के बीच संचार में बाधा कौन हो सकता है। विश्वास की कमी भी एक ऑप्शन में आ सकता है, तो विश्वास की कमी होगा। कार्यकर्ता अपनी समस्याओं या सुझावों को पर्यवेक्षक के साथ संकोच करती हैं, बता नहीं पाती, तो भी प्रॉब्लम आती है। पर्यवेक्षक कार्यकर्ता बहुत जोश में आती है पर्यवेक्षक के पास, देखो मैम मैंने ये काम किया, लेकिन पर्यवेक्षक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करती हैं, तो भी कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाते हैं। इससे संवाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये सारे कार्य, प्रशिक्षण का भी अभाव अगर नहीं मिलता है कार्यकर्ता को, तो भी संचार कौशल में कमी आती है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कई तरीकों से विभिन्न शैलियों में होता है। कौन कौन सी? फ्रेंड, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक मिली है। सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के बाद हम उसको, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको एग्ज़ाम के लिए ही बना देंगे। एग्ज़ाम के मतलब जो भी आने वाली एग्ज़ाम होगा आपके लायक, उसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेतृत्व के तरीके में पहला प्रेरणादायक नेतृत्व आएगा। पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं को उनके काम के महत्व के बारे में बता सकती है, उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जो प्रेरणादायक नेतृत्व हो जाएगा। इसके अलावा और पर्यवेक्षक कौन सा नेतृत्व अपना सकती है? सहभागी नेतृत्व। ये तीसरे खंड में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। सहभागी नेतृत्व मतलब विचारों का, अपने विचार उनके सामने रखो, वो अपने आपके सामने रखेंगे, ऐसे कर सकते हैं। निगरानी और मूल्यांकन के वाली नेतृत्व शैली भी कर सकती है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, जो सामान्यतः जालाकार नेतृत्व शैली होती है, जिसमें जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने जो अनुयायी होते हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करके कोई भी काम करता है, उसको लोकतांत्रिक शैली बोलते हैं। अगली है सहयोगी शैली। पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करता है, कार्यकर्ताओं को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, कार्यकर्ता को उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। एक होता है परिवर्तनकारी शैली। परिवर्तनकारी शैली वो होती है जो चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन सा चुनौती का सामना? आपको मुझे एक कमेंट में आंसर देना है। कौन सी शैली एक सीधी रेखा में होती है? कौन सी शैली सीधी रेखा में होती है? कौन सी शैली सीधी रेखा में होती है? आपको मुझे ये कमेंट में बताना है, कौन सी शैली जो होती है सीधी रेखा में होती है। ठीक है, सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सारे लोग कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आबकारी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आबकारी का वीडियो लेके आने वाली हूँ सुपरवाइज़र के बाद ही। इसके अलावा इसका भी अगला वीडियो लेके आऊँगी मैं, प्रबंधन का। और बहुत सारे लोग कंप्यूटर का बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, है ना। तो वीडियो का वेट कीजिएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन और स्कूल पूर्व शिक्षा के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो भी अपन करेंगे। परिणाम आधारित शैली मतलब होता है कि कार्यकर्ता एक खुद नियम बनाएगी और उस नियम को तय समय में पूरा करेगी, तो वही कार्यकर्ता भी उसके प्रति जवाबदेही रहेंगी कि हमारी मैडम ऐसा कर रही हैं तो हम भी अच्छा काम करेंगे। इस तरह से कर सकती हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस अभियान के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कौन कौन सी भूमिका ये पूछा गया है। जागरूकता फैला सकती हैं पोषण अभियान के बारे में, स्वास्थ्य अभियान के बारे में जानकारी फैला सकती हैं, पोषण संबंधी निगरानी के लिए वजन और ऊंचाई का निगरानी रख सकती हैं, कुपोषण के लक्षणों की पहचान कर सकती हैं, कोई गंभीर मामले हैं तो अधिकारी को बता सकती हैं, टीकाकरण सुविधाएं दे सकती हैं, परिवार जो है उनको उनसे जाके पोषण संबंधी बात कर सकती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड कर समुदाय को संगठित कर सकती हैं और फिर इकट्ठे उनको बता सकती हैं कि क्या कमी हो रही है ना। ये सारी चीज़ें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कर्तव्य है। सो मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम बता दिए, और आगे बनेंगे तो और वीडियो बना दूंगी। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा
और कंप्यूटर का लेके आऊँगी और प्रबंधन के और क्वेश्चन लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।